नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभाष क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 9वीं विषय हिंदी के पेपर का फुल सॉल्यूशन पेपर लेकर आए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। स्टार्ट करते हैं अपना। पहला है, दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है? तो दो बैलों की कथा कारगिल की लड़ाई की ओर संकेत करती है। कहाँ की ओर संकेत करती है? कारगिल की लड़ाई की ओर। दूसरा नंबर है, बचिया के ताऊ मुहावरे का क्या अर्थ है? बचिए का ताऊ मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक परिश्रमी। क्या है इसका अर्थ? अत्यधिक परिश्रमी। तो 12 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको देख लीजिए, मंदिर में कितनी पोथी रखी गई थी? मंदिर में 103 पोथी रखी गई थी। कितनी? 103 पोथी रखी गई थी। इसके बाद देख लीजिए, नेक्स्ट है, वाक्य के मुख्य अंग होते हैं। वाक्य के कितने मुख्य अंग होते हैं? वाक्य के 2 मुख्य अंग होते हैं। कितने होते हैं? 2 मुख्य अंग होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5वां, कालिंदी कूल कदम की डारन में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद देख लीजिए, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनने हैं हमें। अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। कितने? 7 प्रकार के। नवरत्न 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर। अब चाहे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने मोबाइल पर डाउटनेट ऐप का 8 400 400 400 सेव कर लीजिए, फिर चैट ओपन कर लीजिए। जिस सवाल में आपको डाउट हो उस सवाल की फ़ोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड में आपको मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। 6 से 12 आईआईटी, जेईई मेंस, सीबीएसई बोर्ड, बाकी सभी स्टेट की फुल क्लासें मिलेंगी आपको। जल्दी से सेव कर लीजिए 8 400 400 400। नवरत्न में कौन सा समास है? नवरत्न में द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। संगोष्ठी में कौन सा उपसर्ग है? सम। इसके बाद देख लीजिए, भरिया का अभिप्राय होता है। भरिया का अभिप्राय होता है भरना। वाक के घर में का प्रतीक होता है परमात्मा। सही जोड़े मिलाइए। तो देख लीजिए सही जोड़े। सूरज का विवाह गधे की तरह क्या होता है? ऋषि मुनियों से। इसके बाद देख लीजिए, डांडा थोड़ल की ऊंचाई कितनी थी? राइट आंसर हो जाएगा 16-17 हजार फीट। पखा पखी क्या होता है? पक्ष विपक्ष। कच्चे सकोरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वाभाविक रूप से कमजोर। सूरज का ब्याह किसकी हो जाएगी? रामधारी सिंह दिनकर जी की। किसकी हो जाएगी? रामधारी सिंह दिनकर जी की। तो आप इसे कैप्चर कर लीजिए। गधे की गुणों की पराकाष्ठा किसमें की गई है? ऋषि मुनियों से। डांडा थोड़ल की ऊंचाई कितनी है? 16-17 हजार फीट। पखा पखी है पक्ष विपक्ष। कच्चे सकोरे हैं स्वाभाविक रूप से कमजोर। कच्चे सकोरे स्वाभाविक रूप से कमजोर। सूरज का विवाह रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद देख लीजिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। मूरत मधुर मनोहर देखी, भय विदय विदेह विसेखी। कौन सा अलंकार है? उपमा। कौन सा अलंकार है? उपमा। कोई दो महाकाव्य और महाकाव्यकारों के नाम।
तो कोई दो महाकाव्य हैं, रामचरितमानस, चरित्रमानस और कामायनी। रामचरितमानस के रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी और कामायनी के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो इनसे नोट कर लीजिए, रामचरितमानस की गोस्वामी तुलसीदास जी और कामायनी की है जयशंकर प्रसाद जी। इसके बाद देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, कवि रसखान पत्थर को किसका अंश बनाना चाहते हैं? भगवान कृष्ण का। किसका? भगवान कृष्ण का। निरापद सहिष्णुता का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है जिसने कोई अपराध ना किया हो। इसके बाद देख लीजिए, कांजी हाउस क्या है? उनमें बंद जानवरों का जीवन किसने और कैसे बचाया? कांजी हाउस क्या होते हैं? वह घर जिनमें अन्ना जानवरों को रखा जाता है कांजी हाउस कहलाता है। जो जानवर ऐसे ही घूमते फिरते होते हैं उन्हें कांजी हाउस पर जाकर, सरकारी बनी हुई कांजी हाउस पर जाकर रख दिया जाता है। इसके बाद देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7वां है, रेखाचित्र की एक शब्द लिखकर पूरा कीजिए। कल मेरे मित्र ने मेरी सहायता की। तो मेरे मित्र ने कल मेरी सहायता की। इसके बाद नेक्स्ट है इसी का अथवा देख लीजिए, दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर लिखें। मेले है मुझे में घूमना अच्छा लगता है। तो मेले में मुझे घूमना अच्छा लगता है। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण से आप क्या समझते हैं? इसका हो जाएगा, जब हम किसी वस्तु या चीज़ को हम पृथ्वी से बाहर फेंकते हैं तो वह चीज़ पृथ्वी की ओर खींची चली आती है। जो बल उसे अपनी ओर आकर्षित करता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, हम आपके जो कल का पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना है आपको। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। इसके बाद देख लीजिए, आपके प्रार्थना पत्र आएंगे, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, मित्र को जन्मदिन की बधाई का प्रमाण पत्र, छुट्टी हेतु आवेदन प्रमाण पत्र। तो हम आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र अभी बता रहे हैं, तो देख लीजिए। और इसके बाद देख लीजिए निबंध क्या आएंगे? निबंध आएंगे कोरोना वायरस, पानी का महत्व और विज्ञान और चमत्कार। तो हम आपको विज्ञान और चमत्कार के बारे में पूरा निबंध लिखना बताएंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतुओं से क्या कहा? जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतुओं से क्या कहा? इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? अंतरिक्ष यात्री साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं जो अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं, अंतरिक्ष की अत्यधिक जानकारी के लिए अंतरिक्ष जाया करते हैं। तो हम सारे क्वेश्चनों का आपको फुल आंसर बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलन केलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? एलन केलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे जो, सतपुड़ा के घने जंगल कैसे थे? मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा जाता है? मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा जाता है कि वह निश्चित एक महीने के बाद आता है, इसलिए उसे मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहते हैं। अलोपी दीन
किस कहानी का पात्र है? कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों की जाती? कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है? कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती है कि कहीं पशु किसी वजह से बाहर तो नहीं निकल गए, या पशु को जो बाहर निकाल के ले गया है वो कौन सा व्यक्ति था और उसने अपने कर चुकाया है या नहीं चुकाया, वो उस जानवर को कैसे सुरक्षित रखेगा या नहीं रखेगा। तो कांजी हाउस में कैद पशुओं की डेली हाजिरी ली जाती है और देखा जाता है कौन सा पशु चला गया है, कौन सा अभी बाकी है। प्रश्न अगला है, पटवारी भी अपनी नौकरी छोड़कर नमक का दरोगा क्यों बनना चाहता था? पटवारी अपनी नौकरी छोड़कर नमक का दरोगा इसलिए बनना चाहता था, वह भी चाहता था अत्यधिक पैसे कमाना, क्योंकि नमक में अत्यधिक पैसे कमा सकता था वो। और दरोगा बन क्योंकि वहाँ पर अत्यधिक कर चोरी की जाती थी, वहाँ पर जो ठेकेदार थे वो बहुत चोरी करते थे। इसके बाद लेखक क्या हैं? लेखक हैं प्रेमचंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कबीरदास और सुमित्रानंदन पंत। आपको सभी लेखकों के बारे में हम आपको जीवन परिचय पूरा बताने वाले हैं। तो हम आपको बताएंगे प्रेमचंद और कबीरदास जी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार में अंतर, यमक और श्लेष अलंकार में अंतर, तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा आपको ज़रूर देखना है। इसके बाद देख लीजिए, हमारा एप्लीकेशन था छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। तो 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र या छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय जी, आपको अपने कॉलेज का नाम डालना है, अपने प्रदेश का नाम डालना है। विषय क्या है हमारा? छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सबने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का, आप अपनी कक्षा का नाम डालना है, का छात्रों, मुझे अपने मम्मी पापा के साथ मामा की शादी में जाना है। घर पर मैं और मम्मी पापा रहते हैं, इसलिए मम्मी पापा जा रहे हैं तो मुझे भी साथ ले में जाना पड़ेगा। मैं घर पर अकेले नहीं रह सकता हूँ, ना ही खाना बना सकता हूँ, इसलिए मैं भी मम्मी के साथ मामा की शादी में 18/7/2021 को टीका है। हम सब 17 को जा रहे हैं। हमें शादी में 3 दिन का समय लगेगा, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमें 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें तो महान दया होगी। एक साइड लिख देंगे धन्यवाद और एक साइड लिख देंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य और कक्षा डाल देनी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जीवन परिचय। देख लीजिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। आपके पेपर में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। जीवन परिचय। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, अतः इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। वहां से 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निर्देशक के रूप में कार्य करते रहे। वहीं इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्हें डी.लिट की उपाधि से तथा 1957 में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यापक पद पर कार्य किया तथा उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात यह हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति रहे। 19 मई 1979 ईस्वी को यह वयोवृद्ध साहित्यकार रुग्णता के कारण स्वर्ग सिधार गया। साहित्य में योगदान। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखन, अन्वेषक, आलोचना संपादक और उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मम, बांग्ला
तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविन्द्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन किया। इन्होंने अपभ्रंश और लुप्तप्राय जैन साहित्य को प्रकाश में लाकर अपनी गहन शोध दृष्टि का परिचय दिया। निबंधकार के रूप में चित्रात्मक और निबंध लिखकर भारतीय संस्कृति और साहित्य की रक्षा की। इन्होंने नेत्र प्रतीक के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों का मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों के अग्रगण्य हैं। द्विवेदी जी हिंदी साहित्य सेवा को डीएलएड पद्म भूषण मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। इसके बाद देख लीजिए ना, आलोचना के क्षेत्र में रचनाएं, इनकी रचनाएं की निम्न रचनाएं: निबंध संग्रह अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता। आलोचनाएं इनकी सूरदास, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, साहित्य सैचर, साहित्य मर्म। इतिहास है इनका हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य। उपन्यास इनका बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद लेख, पुनर्वाह और अनाम दास का पोथा। संपादन है नाथ सिद्धों की मनिया, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक। अनुदूषित रचनाएं इनकी प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंधन संग्रह, प्रबंधन कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन। साहित्य में स्थान आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य में प्रतिभाशाली रचनाकार थे। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में लेखन को नवीन दिशा प्रदान की। वह प्रकांड विद्वान और उच्च कोटि के विचारक और समर्थ आलोचक थे। गंभीर आलोचना एवं विचार प्रधान निबंधों और उत्कृष्ट उपन्यासों की रचना कर द्विवेदी जी ने निश्चय ही हिंदी साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट है, देख लीजिए, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत दूसरे लेखक हैं जो कवि है। उनका जीवन परिचय, अब जीवन परिचय: प्रकृति के सुकुमार कवि पंत सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में संवत 1957 ईस्वी को प्रकृति की सुरम्य क्रीड़ा स्थली कुर्मांचल प्रदेश के अंतर्गत अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गंगादत्त पंत तथा माता का नाम श्रीमती सरस्वती देवी था। ये अपनी माता पिता की सबसे छोटी संतान थे। पंत जी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही पाठशाला में, इसके पश्चात अल्मोड़ा गवर्नमेंट हाई स्कूल में प्रविष्ट हुए। तत्पश्चात काशी में जयनारायण हाई स्कूल से इन्होंने लेविंग की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1916 में इन्होंने अपने प्रयाग में मेयोर सेंट्रल कॉलेज के एफए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद ये स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने लगे। इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला का गंभीर अध्ययन किया। संगीत में इन्होंने पर्याप्त प्रेम था। सन 1950 में ये ऑल इंडिया रेडियो परमादर्शता पद पर नियुक्त हुए। सन 1957 ईस्वी तक इन्होंने सम्मत रहे। इन्हें कला और बूढ़ा चांद नामक काव्य ग्रंथ और साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायतन पर सोवियत भूमिका पुरस्कार, चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत सरकार ने पंत जी को पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। सन 28 दिसंबर 1977 ईस्वी में यह परलोक सिधार गए। साहित्य में स्थान देख लीजिए, पंत जी गंभीर विचारक, उत्कृष्ट कवि और मानवता के प्रति आस्थावान एक ऐसा सहज कुशल शिल्पी थे जिन्होंने नवीन सृष्टि के अभुद्य के नव सपनों को सर्जन किया। इन्होंने सौंदर्य को व्यापक अर्थ के ग्रहण किया। इन्हें सौंदर्य का कवि भी कहा जाता है। रचनाएं देख लीजिए, पंत जी अनेक काव्य ग्रंथ लिखे। कवियों ने अतिरिक्त इन्होंने कहानियाँ, उपन्यास, नाटक भी लिखे, किंतु कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध है। पंत जी कवि रूप में विकास में 3
सोपान है? छायावाद, मानवतावाद, प्रगतिवाद या मार्क्सवाद, नवचेतनावाद? पंत जी का विकास के प्रथम सोपान जिसमें छायावादी प्रवृत्ति प्रमुख थी, वीणा ग्रंथि, पल्लव, गुंजन वीणा के प्रकृति सौंदर्य के प्रति कवि का अनन्य अनुराग, भक्ति ग्रंथि से वह प्रेम की ओर भूमिका का प्रवेश करता है, नारी सौंदर्य उसे उत्कर्षित करती है। देख लीजिए इसके बाद साहित्य में स्थान। पंत जी निर्विवाद रूप से एक सजग प्रतिभाशाली कलाकार थे। इनकी काव्य साधना सतत विकासोन्मुखी रही। ये अपने काव्य से बाह्य और आंतरिक दोनों पक्षों को संभालने में सदा सचेत रहे। प्रकृति में सर्वाधिक सशक्त माने गए। पंत जी निश्चित ही हिंदी कविता के श्रृंगार, उन्हें पाकर माँ भारती कृतज्ञ हुई। इनकी रचनाएं देख लीजिए। रचनाएं यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं निबंध। निबंध देख लीजिए, विज्ञान वरदान और अभिशाप। तो ये निबंध है आपका, और इस निबंध के प्रमुख बिंदु क्या होंगे? प्रस्तावना विज्ञान वरदान के रूप में, यातायात के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, दैनंदिन जीवन में, स्वास्थ्य व चिकित्सा के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, विज्ञान अभिशाप के रूप में, उपसंहार। प्रस्तावना क्या है? आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और अच्छे से लिखते जाइए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपके सभी सब्जेक्टों का फुल सॉल्यूशन हम आपको उपलब्ध कराएंगे विज्ञान वरदान के रूप में। दूसरी हेडिंग क्या है? विज्ञान वरदान के रूप में। आधुनिक मानव का संपूर्ण पर्यावरण मानव विज्ञान के वरदानों के आलोक से आलोकित है। प्रायः जागरण से हम रात सोने तक के सभी क्रियाकलाप विज्ञान द्वारा प्रदत्त साधनों के सहारे ही संचालित करते हैं। लिखते जाइए आप जल्दी से। आज आपका पेपर है और ये वीडियो आपको पेपर देने जाने से पहले ज़रूर देखना है। यदि आप ये वीडियो देख कर जाएंगे तो आपका पूरा का पूरा पेपर बनेगा और आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। तो देखते जाइए पूरा निबंध। नेक्स्ट हेडिंग है यातायात के क्षेत्र में। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? यातायात के क्षेत्र में। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है संचार के क्षेत्र में। फिर इसके बाद देखिए दैनिक जीवन में। दैनिक जीवन में क्या है? विद्युत के आविष्कार से मानव की दैनिक सुख सुविधाएं को बढ़ा चढ़ा दिया है। वह हमारे कपड़े धोती है, उस पर प्रेस करती है, खाना पकाती है, सर्दियों में गर्म जल और गर्मियों में शीतल जल उपलब्ध कराती है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी संचार के क्षेत्र में। इसके बाद दैनिक जीवन में, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में। नोट करते जाइए आप। इसके बाद देख लीजिए औद्योगिक क्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र में
इसके बाद देख लीजिए कृषि के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में हेडिंग थी। मनोरंजन के क्षेत्र में आप इसे लिखते जाइए, अच्छे से नोट करते जाइए। इसके बाद देख लीजिए विज्ञान अभिशाप के रूप में। इसके बाद देख लीजिए मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान अभिशाप के रूप में। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये आपका फुल एसे है, तो इसे अच्छे से रट लीजिए और आज आपको अपनी परीक्षा में पूरा हल करके आना है। उपसंहार विज्ञान समुचित तलवार है जिसे व्यक्ति आत्मरक्षा भी कर सकता है और उसे अनाड़ीपन से अपने अंग भी काट सकता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद स्टूडेंट।